एवरीबॉडी, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में तो आपको हम बता चुके हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज पर किस तरीके का प्रश्न होता है और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है, कुछ रिलेशन पूछ देगा कि रिलेशन कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसके बारे में आपसे पूछता है। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ के बारे में देखेंगे। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको मैं बता दूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसा शेप होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो फॉर्म होता है इसका, जो कि 4 रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है इस तरीके का। और इसमें जो शेप होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का वो इस टाइप का होता है। जहां भी इस प्रकार के फिगर को देखेंगे आप समझिएगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ गए। यहाँ पर कोई बैटरी लगा होता है जहां से हम करंट को भेजते हैं, और यहाँ पर एक की लगा होता है, इस तरह से शेप बना होता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वायलेंस भी होता है, वायलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और अनवायलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वायलेंस कब होता है और अनवायलेंस कब होता है इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे मैंने बोला था कि ये P है, ये आपका Q है, ये आपका R है और ये आपका S है, 4 अलग अलग रेजिस्टेंस लगा होता था। और यहाँ पर जो हम लोग लगाएंगे वो एक ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। गैल्वेनोमीटर भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है। तो वायलेंस्ड और अनवायलेंस्ड में क्या होता है, यानी कि अगर P/R इक्वल टू Q/S हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे वायलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, WS व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। कब? जब ये बैलेंस्ड हो जाएगा तब, माने इस फॉर्म में होगा P/R इक्वल टू Q/S, दोनों का रेशियो आपस में क्या जाएगा, इक्वल। या फिर ये कंडीशन ऐसा हो जाए PS इक्वल टू QR, इस रूप में भी होता है, तब भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होगा लेकिन बैलेंस्ड होगा। लेकिन जैसे ही ये आपका PS नॉट इक्वल टू QR होने लगे तो यही आपका अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो बैलेंस्ड में और अनबैलेंस्ड में क्या अंतर है? अगर कोई बैलेंस्ड है तो बीच वाला जो आपका वायर है उसमें करंट का फ्लो नहीं है। मतलब ये जो Z जो है इसमें अगर करंट यहाँ से करंट आई गया और इसमें करंट IG फॉलो कर रहा है तो बैलेंस्ड में IG इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और अनबैलेंस्ड में IG नॉट इक्वल टू 0। ये दो चीज आपको समझना है। तो आपको इस पर प्रश्न कैसे रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो आप समझ लीजिए। आपको एक डायग्राम दे देगा और इस तरीके से पूछेगा कि इसमें कितने रेजिस्टेंस है वो हमको बताइए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इसमें कितना करंट है वो बताइए। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे उसी के बारे में समझते हैं। आपको कुछ डायग्राम जो है वो इस तरीके का दे सकता है, आप समझेंगे इस तरह से। ऐसा अगर ऐसा डायग्राम है और सब पर रेजिस्टेंस R तो ये आपका A हो गया और ये आपका B। तो आपसे पूछेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या, यानी A से B तक जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा।
तो यहाँ देखिए लीजिए 1 2 3 4 5, मतलब अगर यहाँ से और यहाँ के बीच में आप देखो तो कितने रेजिस्टेंस लगा हुआ, 2 रेजिस्टेंस। और आप यहाँ से यहाँ तक के देखो तब भी क्या लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मतलब ये और ये आप देख सकते हो 2 रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रहा है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रहा है, तो 2 रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रहा है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रहा है, और बीच का जो मिडिल रेजिस्टेंस है वो दोनों का क्या हो गया, कॉमन। मतलब इस फॉर्म के लिए आप कैसा शेप बनाओगे, तो भाई ऐसा शेप, 1 2 और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो ऐसा, और एक रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा और एक रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा होता है। मतलब इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, सब पर इक्वल रेजिस्टेंस है तो आर हो जाएगा, और यहाँ भी आर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो इसका कोई, इस वायर का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस केस में आप A to B अगर रेजिस्टेंस निकालते हो तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और सीरीज में हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये आपका 2R हो जाएगा, और ये भी आपका सीरीज में हो जाएगा नीचे वाला, तो ये भी आपका 2R हो जाएगा, और ये आपका A to ये आपका B हो जाएगा। अब A to B हमको क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हो गया, और पैरेलल हो गया तो हम लिखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था 1/r इज इक्वल टू 1/2r 1/2r। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। एलसीएम लोगे तो भाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आरपी करना, यहाँ पे 2r हो जाएगा, और यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2/2r कर दो, r 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आरपी का जो मान निकल गया वो r। मतलब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R ओम हो जाएगा, ओम में रहेगा तो ओम लिख लो। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको इस तरह से निकालने के लिए कहेगा, हम आसानी से निकाल सकते। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आप समझिए इस बात को कि जब वो बैलेंस होगा तब, मतलब यहाँ से निकल गया एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, और यहाँ पे एक ऐसा ले सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा कर देगा, और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके का फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये आपका 2 ओम दे दिया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ, और 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है। तो आपसे पूछेगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, और इसमें कुछ नहीं करते। इसका रेशियो इक्वल है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 ओम, नीचे भी 4 ओम, और नीचे में भी 4 ओम। यहाँ से एक ट्रिक निकलने वाला है, आपको मैं बताने वाला हूँ। 4 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे टर्म हो जाएगा A, और यहाँ पे टर्म हो जाएगा B। तो 1/r P = 1/4 + 1/4, यानी कुल मिला के 4 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 1/2, यहाँ पे हम वैल्यू क्या देख रहे हैं, 1/2, यानी कि 1/rp = कितना हो गया, 2। आप गौर करो, दिखाई देगा जब इक्वल रेजिस्टेंस था, जब बीच में काम नहीं करता था, तो जो रेजिस्टेंस लगाते थे वही उसका वैल्यू होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 5 ओम हो या 10 ओम हो या 50 ओम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 2 ओम इक्वल रहता है तो उसका आंसर 2 ही होगा। अगर 3 होगा तो उसका आंसर 3 हो, 5 होगा तो उसका आंसर 5 होगा। क्लियर हो गया? तो ये हम क्या देख लिए कि जो भी एक रेजिस्टेंस, एक आर्म्स का वैल्यू होगा, कब, जब इक्वल रहेगा तब तो आप इसमें काम कर सकते। सिंपल की जो एक रेजिस्टेंस है वो उसका आंसर है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, है कि नहीं? तो ऐसा हम टेक्निक कर लिए। अब आगे हम देखते हैं क्या क्या करते। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इक्वल रेजिस्टेंस लेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे भी मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल दिया,
जो अंक में दिया और उसका सॉल्यूशन किए तो हमको क्या दिखाई दिया कि 1/RP इक्वल टू 1/2 ओम, तो RP इक्वल टू 2 ओम। तो क्या देखें कि जो एक आर्म्स का वैल्यू है वही आपका रेजिस्टेंस है, वही आपका आंसर है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि अगर हम कुछ ऐसा कर दें, कोई भी क्वेश्चन ले ले और इसको हम आसानी से ऐसे ऐसे 1 2 और 1 3 कर दें, और यहाँ से मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ और यहाँ से कुछ ऐसा कर दूँ, कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कर दे, और सब पर हम 5-5 ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। 5 ओम 5 ओम 5 ओम और 5 ओम और 5 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बिना बनाए हुए बता सकते हैं यार? 5 ओम। कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यानी RP इक्वल टू 5 ओम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब देखना है और आंसर लिख देना है। माने अगर वीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस फॉर्म में होगा तो। और इसमें हमको एक चीज ध्यान देना होता है कि सभी का जो रेजिस्टेंस होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए, डिफरेंट होगा तो फिर मामला गड़बड़ होगा। अब देखते हैं हम लोग कि ऐसा तो हम कर दिए, कुछ और इसमें कुछ किया जा सकता है उसके बाद। अब मैं जो है से दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का इसमें होता है वो आपको दिखाते हैं। आपको देगा क्या वो समझिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इस तरीके का दिया हुआ, एकदम इजी रहता है। अगर फॉर्मूला याद है, कंसेप्ट याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं याद है तो भाई सुबह से शाम हो जाएगा, नहीं बनेगा। अब ऐसा कुछ दे दिया जाए, चलिए ऐसा कुछ दे दिया जाए, कुछ ऐसा करके ऐसा कर दिया जाए और यहाँ पर इस तरीके से कर दिया जाए। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, इसका हम दे देते हैं कि 5 ओम इस पर वैल्यू है, ठीक। इस पे हम बोल देते हैं कि 10 ओम है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 4 ओम है। तो पूछेगा कि यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है। यस सर। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है। अब भाई दिक्कत तो है कि इस पे क्या है नहीं है, और बड़ा दिक्कत इसलिए थोड़ा सा हो रहा है कि हमको ये पता नहीं है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है, समझ गए। तो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, तो दिक्कत है कि क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, ये बड़ा परेशानी हो गया। तो आपको इसमें ये लिखेगा कि दिस इज अ बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज, ये लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 लिख देते हो भाई तो बैलेंस तो होगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू, तो उस केस में यहाँ पे लिखा होगा कि दिस इज अ बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज, देन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, देन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस के बारे में हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग x मान सकते हैं कि इस पे कितना रेजिस्टेंस है, तो x ओम का रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस वीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि आप ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज अ बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज, समझे, देन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो अगर ये बैलेंस है तो बैलेंस का नियम जानते हैं कि 5/10 इक्वल टू 4/6, ये होता है बैलेंस का। जो बैलेंस का रूल है वो आप लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या काट दो, 5 दूना 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे तो हमको 4 दूना यहाँ पे 8, और ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक्स जो होगा वो अननोन रेजिस्टेंस जो होगा वो 8 ओम होगा। तो पूछोगे कि सर ये बैलेंस है, पहले से 8 ओम आ गया, तो जरा चेक करके दिखाइए किसी एक गलत है, तो आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर 8 रख दीजिए तो 5 दूना 10, और यहाँ भी 1/2, दोनों जगह 1/2 का रेशियो आ गया, तो यानी कि 8 ओम इसका आंसर सही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज के अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो जो कंडीशन लगाए थे उस कंडीशन को लगा के सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग इसके बारे में दूसरा थोड़ा सा, अब इस पर देखते हैं हम लोग कि कैसे कुछ और क्वेश्चन हो सकता है और कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। कब, जब अनबैलेंस्ड हो जाएगा, तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक ऐसा ले रहे हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग R1 मानते हैं और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर फिट कर देते हैं, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग R2 मान लेते हैं, और इसके रेजिस्टेंस को R3 मान लेंगे, और इसके रेजिस्टेंस को R4 मान लेंगे।
यानी R1 R2 R3 R4 ऐसा है। तो इसका जो निश्चित तौर पर यहाँ देख रहे हैं कि सभी का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, और सभी के आपस में रेशियो इक्वल नहीं है, तो आपका क्या कंडीशन होगा वो भी आपको पता नहीं है। यानी कि अगर ये बैलेंस्ड होगा, अगर ये सर्किट बैलेंस्ड होगा तो निश्चित तौर पर R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होगा, और इसमें आने वाली जो करंट है IG वो 0 के बराबर। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा रेशियो दिख नहीं रहा है कि दोनों आपस में इक्वल है, क्या नहीं है। यानी अगर आप R1 इक्वल टू R2 और R3 इक्वल टू R4 अगर आप करते भी हो तब भी नहीं बराबर हो रहा है। यानी R1 R2 R3 और R4 सभी आपस में इक्वल हो जाएगा तभी बैलेंस होगा। ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे और इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए ऐसे, अब इसमें से फाइंड करने के लिए कहता है कि अनबैलेंस्ड हो गया और इसका वैल्यू लिख दिया R1 R2 R3 R4। तो यहाँ से करंट पॉजिटिव टर्मिनल है इसलिए करंट आई जाएगा, तो यहाँ से करंट इसमें कितना जाएगा भाई, I1 अगर चला गया I में से, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा I माइनस I1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो ये अगर इसमें हम IG को भेज देते हैं, यहाँ से I1 जा रहा है IG निकल रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई I1 माइनस IG, यानी यहाँ पर मिल जाएगा I1 माइनस IG। यहाँ से आ रहा है, अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है IG आ रहा है, इधर ये दोनों आके इधर मिल के निकल रहा है, तो I1 माइनस I1 प्लस IG हो जाएगा। और जब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो I1 से I1 खत्म, IG से IG खत्म, तो वैल्यू कितना हो जाएगा I। करेंट, मतलब इस तरीके का सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगा। और हमने बोला था कि ये आपका फर्स्ट लूप है और ये आपका सेकेंड लूप है। ठीक, तो इस दोनों कंडीशन से हमको फिर से क्या मिलेगा, तब दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले भी वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ये आपको पूछ देगा कैसा है R1 R2 R3 R4 को 4 आर्म्स जोड़ा गया है, समझे, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन R1 R2 एंड R1 R2 R3 एंड R4। तो उस केस में ऐसा फिगर बना लेंगे, है ना। अगर बैलेंस कहेगा तो बैलेंस का इक्वेशन निकलेगा, अनबैलेंस कहेगा तो अनबैलेंस का इक्वेशन निकलेगा। और यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है आपको किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है कि जहाँ से आप जाते हो, मतलब अगर इस तरीके से जाते हो तो इस लूप में अगर लिखते हो इसका नाम A दे देते हो, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, तो आपका फर्स्ट लूप में क्या हो जाएगा, लूप A B D और A। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा I1 इंटू R1, माइनस में प्लस माइनस में लिखा जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस IG इंटू कैपिटल G, कैपिटल G, और इस तरीके से यहाँ जाएंगे तो यहाँ R4 है तो प्लस हो जाएगा I4 इंटू I माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक, उस तरीके से सेकेंड लूप है, BDCB कर दीजिए, BDCB, ठीक है। अब यहाँ पर ये BD तो यहाँ पर तो आ रहा है, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G, समझे। यस सर। और फिर यहाँ से हमको कैसे जाना है, तो माइनस लिख दीजिए I माइनस I1 प्लस I, ठीक है। और फिर हमको इधर से जाना है, प्लस कर दीजिए, यही ना, यस, होल स्क्वायर।
अरे यही वाला बतवा को यहाँ लिख दिए हैं, समझ गए। यस। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा, समझे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिएगा तो अनबैलेंस्ड का निकल जाएगा। अगर इसको आप बैलेंस करना चाहते हो, ये बैलेंस हो गया तो क्या जाएगा R1 बटे R3 बटे, बस यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, आपको रिलेशन फाइंड करने के लिए कहेगा तो ऐसे बना दीजिएगा, बैलेंस अनबैलेंस दोनों को, ये दोनों के लिख दीजिएगा तो अनबैलेंस हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम और भी क्वेश्चन होता है तरह तरह के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती से लिखा गया है, यहाँ पे R1 है, नीचे में R4 है, तो यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाई R4 इजिकल टू R2 डिवाइडेड बाई R3 होगा। कब, जब बैलेंस हो जाएगा तब। तो ये हम लोग देख लिए कि किस तरीके से बैलेंस करना है। इस पर कुछ और भी क्वेश्चन होता है जो आपको हम बता रहे हैं, तो इस पर देखिए, इस पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहता है, केवल आपको लिख देगा और पूछेगा कि बीच वाले में कब करंट का फ्लो होगा और कब करंट का फ्लो नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर दोनों में बैलेंस्ड होगा तो करंट का फ्लो होगा, बैलेंस्ड नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा और तभी जाके ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका दो फॉर्मेट आपको हम बता दिए। एक फॉर्मेट मतलब अगर आपका क्वेश्चन या तो इस फॉर्मेट में होगा, इस तरीके का फॉर्मेट में देगा, इस तरीके का फॉर्मेट में देगा। दूसरा फॉर्मेट इसका हमने क्या तैयार किया, 1, 2 और 3, जिसको मैंने ऊपर से एक बार 2 रेजिस्टेंस को कवर अप किया इस तरीके से, और एक जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से कवर अप किया। मतलब इस रूप में रहेगा तब भी वो बीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर बनेगा, और इस फॉर्म में होगा तभी बीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर ही बनेगा। और इसका तीसरा कंसेप्ट जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो, 1, 2, 3 कर दो। हम इधर से नीचे से 2 लेते हैं, पहले कवर करते हैं, बाद में ऊपर से कवर करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के सब बीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर ही बनता है। अब यहाँ पर एक टर्म और हो जाता है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा फंसते हैं। तो ये सब तो आसान रहेगा, अगर इसका सबका रेजिस्टेंस R है तब भी इसका RP का वैल्यू, अगर सब पे R R R R R है, सबका वैल्यू अगर R है, समझ गए, तो हर केस में जो RP का वैल्यू निकलेगा वो R ही होगा, इसका भी RP R होगा और इसका भी RP R होगा। यानी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप सेकेंडों में आप इसको बना सकते हैं, सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका यहाँ पे जो है चौथा नंबर फॉर्मेट देख लीजिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस दे देगा, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा इस तरीके का, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरीके का देगा, और बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देगा, यहाँ पर इस तरीके का रेजिस्टेंस देगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा, और इसके बाद भी एक रेजिस्टेंस लगा देगा, और पूछेगा A to B। तभी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है दिस, और ये दोनों, इसमें तो सब पे RR है, सब पे RR लिख दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, समझ गए। इस रेजिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये यहाँ के बाद इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक के कंसेप्ट जो है सो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का है मतलब इसमें कुछ नहीं है। तो ऊपर में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, नीचे में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ये दोनों जो RR है, ठीक है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2R, ठीक। ये तो 2R ही ना होगा, मतलब ये 2R होगा, 2R से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2R हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना देगा, R ही देगा।
यानी कुल मिला के इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, ये R और ये R, ये दोनों को जोड़ेंगे तो अभी देखे ना R निकाल, तो इसका वैल्यू भी R होगी। तो यहाँ से A2 अगर B की बात करेगा तो क्या लिख दीजिएगा, RS इक्वल टू 3R। तो आपने क्या देखा कि भाई अगर कोई टर्म है कि इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब इधर भी रेजिस्टेंस है इधर भी है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, R होता है, इसका वैल्यू R होता है। अगर इसके पहले 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके बाद एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू R, इसका वैल्यू R, इसका वैल्यू, एक और रेजिस्टेंस लगा दिए हैं R, तो उसका वैल्यू कितना देगा, 4 है। ये 3R निकला ना, तो एक रेजिस्टेंस और इधर लगा तो कितना आ जाएगा, 4 है। मतलब इसके वैल्यू को R कर दीजिए, ये R, एक और उधर से R लगा हुआ है, इधर भी 2R, इधर भी 2R, तो 2R 4R और 1R 5R, कुल मिला के 5R हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आपके पास क्या रहेगा कि इसमें जो वोल्टेज दे देगा कि इतना वोल्ट का जो है ना, इतना वोल्ट के इसमें बैटरी लगा हुआ है, इतना वोल्ट के बैटरी लगा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो कितना होगा, करंट का फ्लो जो है वो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो भाई वोल्ट आपको दे दिया है, रेजिस्टेंस आप निकाल चुके है ना, अब इसमें से तो कुछ ना कुछ तो बैटरी लगाना पड़ेगा। और मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि इसी डायग्राम में एक बैटरी लगा दिया। अब सोचने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अपने आप बनने लगेगा। और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, ये वाला बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से करंट तो जाना शुरू हो गया, ठीक। और मैंने क्या किया, यहाँ पे 20 वोल्ट का एक बैटरी लगा, 20 वोल्ट का बैटरी। अब 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, और प्रत्येक R का जो मान है वो मैंने कितना कर दिया, 5 ओम। प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान जो है वो कितना है, 5 ओम का है। तो अब पूछेंगे कि आप बताओ कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट जो है वो कितना है वो आप हमको बताओ। तो बड़ी बात तो है नहीं, ये बैलेंस ब्रिज टेस्टोन ब्रिज है, तो करंट कितना होगा, तो यानी इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब आप देख लो कि इसका जो टोटल रेजिस्टेंस निकाले इस सर्किट में वो कितना, 5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 5 ओम निकल गया। और वोल्ट कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। तो पूछ रहा है कि करंट कितना है, तो करंट इक्वल टू व्हाट, तो फार्मूला आपने क्या पढ़े हो, V इक्वल टू I इंटू R। यस सर। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, V बाई R। वोल्ट तो आपको पता है, कितना वोल्ट का वेट लगा है, 20 वोल्ट है ना। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम ना, 5 ओम दिया हुआ, तो काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 है। यानी कि इस पूरे सर्किट में जो करंट का फ्लो होगा वो 4 एम्पियर का होगा। अब आपके पास और क्वेश्चन आ सकता है, अब पूछेगा कि इस आर्म्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है, पूछने के तो पूछ सकता है कि इस आर्म में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, इस आर्म में कितना करंट का फ्लो हो रहा है, इस आर्म में कितना, रेजिस्टेंस 5 ओम है, लेकिन प्रत्येक आर्म्स की बात पूछेगा कि इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, भाई वहां तो फंस जाएगा आदमी, है ना। तो उसको फंसने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे निकलेगा। तो हम लोगों ने आपको पढ़ाया है कि यहाँ से जो करंट ये आई गया, गौरती यहाँ से जो करंट आई गया वो करंट यहाँ कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। एक करंट का मैंने नाम लिखा I1, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना गया, I माइनस I। यहाँ पर जो करंट गया वो I माइनस I गया। कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है। अब बताओ भाई कि इसमें जो करंट गया वो तो मैंने बोला IG गया, ठीक ना, IG गया। फिर मैंने इसमें आपको जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें गया था करंट कितना कितना, ठीक है। तो उस तरीके से अब हमको यहाँ पे I1 करंट गया, तो I से यानी कि हमको I1 का वैल्यू निकालना होगा कि आखिर I1 का वैल्यू क्या है। अगर ये I1 का मान निकल जाएगा तो I1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो इस आर्म्स में कितना करंट है उसका वैल्यू भी निकल जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग एक ऐसा एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रत्येक आर्म्स में कितने करंट का फ्लो हो रहा है और इस पूरे सर्किट में कितने करंट का फ्लो हुआ
वो करंट, पूरे करंट की बात किए, टोटल करंट की बात किए तो आई निकल गया। आर्म्स की बात करेंगे तो उसका कंसेप्ट अलग काम करेगा और उससे अलग क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं जो आर्म्स के आधार पर देखेंगे कि कितना करंट का फ्लो हो रहा है। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस तरीके का। यहाँ पे हम लोग पहले एक आर्म्स को जोड़ेंगे और इस तरीके से एक और आर्म्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर एक और आर्म्स ले लेंगे ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज का जैसा शेप होता है ना वैसा ही बनाना है। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे 5 ओम, 10 ओम और यहाँ पे 4 ओम और यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि टू फाइंड द करंट इन ईच आर्म्स। ठीक है। आपसे पूछेगा कि टू फाइंड द करंट, टू फाइंड द करंट इन ईच आर्म्स। प्रत्येक आर्म्स में आपको करंट निकालना है, मतलब ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। ठीक है। अब यहाँ बी टू डी कर दीजिए, डी टू सी कर दीजिए और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं और ये बैटरी जो है आपको 20 वोल्ट, 20 वोल्ट का बैटरी। चलिए अच्छी बात है, 20 वोल्ट की बैटरी है तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई। अब एक्चुअली में क्या है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्योंकि इसका कंडीशन दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, इसीलिए इसमें जो करंट होगा वो आपका जीरो होगा, मतलब बीच वाला में करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी कि द करंट फ्लो बी टू सी आर्म्स इज इक्वल टू जीरो है। यानी कि यहाँ पे तो पहले बी टू सी में आप देख सकते हो कि करंट फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं आई बी सी इजिकल टू जीरो। स्पष्ट हो गया। अब ये भाई साहब तो जीरो हो गए। अब यहाँ के करंट को मैंने आई कर दिया। अब ये करंट ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया और मैंने बोला कि इसमें जो करंट है वो I1 है और इसमें करंट जो है I माइनस I1। स्पष्ट है। इसका वैल्यू क्या है, आई जी जो आप बोले हो आई जी, वो आपका जीरो था। यहाँ पर जो वैल्यू आपका दे रहा है वो आपका क्या है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे I1 है, यहाँ पे आई जी चला गया तो यहाँ पे आई माइनस आई जी और यहाँ से आई जी आ रहा है, यहाँ से इसमें जा रहा है तो इसमें I1 सॉरी आई माइनस I1 प्लस आई जी और यहाँ से दोनों मिलके आएगा तो इसमें आई आ जाएगा, इसमें करंट आई आ जाएगा। तो यहाँ पे आई जी लिख दिए हो तो आई जी ही कर दो, आई जी इक्वल टू जीरो। तो अब बताइए कि यहाँ से जो किरचॉफ्स लॉ जो लागू होगा, ये फर्स्ट लूप हो गया और ये आपका सेकेंड लूप हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है कि फ्रॉम फर्स्ट लूप, फ्रॉम लूप कर दो, फ्रॉम लूप ए बी सी ए, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -5 इंटू I1, -5 इंटू I1 इधर चले जाएंगे तो आपका माइनस आई जी इंटू 5 10 सॉरी 10 है तो 10 कर दीजिए। फिर इसको आप ऐसे जाओगे प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 10 इंटू आई माइनस इक्वल टू जीरो। क्लियर। चलिए तो इसका वैल्यू तो आई जी का मान जीरो है तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ पे -5i1 प्लस 10i माइनस 10i1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा -15i1 प्लस 10i इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग फ्रॉम सेकेंड लूप में आएंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। सेकेंड लूप कौन है? बी डी सी और बी। तो यहाँ से ऐसे आ रहे हैं तो -4 इंटू आई माइनस आई जी और फिर प्लस हो जाएगा, है ना, 8 इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी। ऐसे आ गए तो फिर हमको ऐसे जाना है प्लस 10 आई इंटू जी इक्वल टू 0। ये मान 0 तो -4 आई, ये 0 हो जाएगा, है ना, तो प्लस 8i माइनस 8i1 और वो 0 इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई कि नहीं 4i माइनस 8i1 इक्वल टू 0 ही ना होगा। अब इसको तो भेज दीजिए 4i इक्वल टू कितना 8i1। तो यहाँ से हम लोग का मान जो है i निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 8 काटिए ना 2i1 डिवाइडेड बाई i। ठीक। अब यहाँ से i का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से i का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए i का जो मान है वो 10i इक्वल टू 15i1 होगा, माइनस बन जाएगा प्लस में होगा। यस सर। I equal to 2i1 बाइक नहीं देगा यहाँ पे i इक्वल टू सॉरी i इक्वल टू यहाँ पर कितना निकलेगा 2i1 ठीक है। तो i इक्वल टू यहाँ पे निकल गया 2i1। तो i के जगह पर यहाँ पे कितना पुट कीजिएगा 2i1। यस सर 20i 2i1 पुट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा आपका 20i1 इक्वल टू 15i, यही ना। चलिए ये दोनों का रेशियो आपका कितना हो गया कि 3/4। यहाँ पर एक काम क्या सकता है कि यहाँ पे 20i1 है, नहीं चलिए देखिए, तो एक रिलेशन हमको ये वाला मिलता है लेकिन हमको इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले जो इक्वेशन हम बनाए हैं उसी इक्वेशन को हम छोड़ देंगे। एक इक्वेशन मेरा ये मिला, दूसरा इक्वेशन मेरा ये मिला। अब हम लोग को क्या करना है वो देखिए, 20 वोल्ट के अगर आपने इस सर्किट में बैटरी को लगाया है, सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि आखिर 20 वोल्ट के जो बैटरी लगा है तो करंट जो इसमें जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस कितना, इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम पहले रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हमको पता है, तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस तो मान पता है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, ये एक्चुअली में आपका वैलेंस विच स्टोन ब्रिज है। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का मान निकालना अगर होगा तो 1/RP इज इक्वल टू, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1/9 प्लस 1/18 तो 1/RP इक्वल टू LCM 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी कि RP इक्वल टू 6।
माने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इक्वल टू 6 ओम और इक्विवेलेंट करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू I। ठीक, तो अब हमको R निकल गया और I का मान हमको नहीं पता है, लेकिन इक्विवेलेंट पोटेंशियल टोटल वोल्ट कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो यहाँ से हम I का मान निकाल देंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ज़्यादा दिक्कत है तो V इक्वल टू फॉर्मूला V इक्वल टू I इंटू R, वो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो I इक्वल टू क्या करेंगे V बाई R। तो V का मान हमको पता है कितना 20 वोल्ट और R का मान कितना निकाले हैं 6। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 और यहाँ पे 10, 10/3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसमें कुल मिला के 10/3 एम्पियर का करंट यहाँ जा रहा है। ठीक, तो अब बताइए कि अगर 10/3 एम्पियर के करंट को यहाँ रख देंगे तो क्या I1 का मान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन नंबर जो आप सेकेंड माने थे या इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब I तो हमको पता है कितना 10/3 एम्पियर इज इक्वल टू 2I1। तो 5 दूनी 10 यानी 5/3 एम्पियर इक्वल टू I1। क्लियर, मतलब 5/3 एम्पियर का जो करंट है I1 में जा रहा है, वो I1 मतलब यहाँ पे है। इसमें जो चला गया टोटल था आपका कितना करंट 10/3 एम्पियर का करंट था। मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 10/3 एम्पियर, लेकिन यहाँ जाते जाते वो कितना हो गया 3, यहाँ पे हो गया 5/3, घट गया आधा हो गया। ठीक, अच्छी बात है। अब यहाँ पे तो करंट हमको मिल गया कि कितना करंट है I1 का मान। अब जरा सोचिए कि यहाँ का करंट हमको पता है और यहाँ का रेजिस्टेंस भी हमको पता है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना था, केवल I1 का मान। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर ये इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। तो इसको क्या लिखेंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 15I1 इक्वल टू 10I। क्लियर, यहाँ पे आप देखो 5×3 15 और 5×2 10। तो आप क्या देख रहे हो कि 3I1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना I। क्लियर है, I का मान आपने कितना निकाला 10/3। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 3I1/2 इक्वल टू 10/3। क्लियर, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो I1 इक्वल टू 10 गुना 20 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकला 20/9। मतलब I1 का यहाँ पर मान कितना निकला 20/9। अगर इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो यहाँ पे 20/9 आ जाएगा, है ना। यस सर। तो अब एक्चुअली में हम इसको ले रहे हैं तो I1 का मान 5/3। अब यहाँ 20 में 9 से भाग देके देखो कितना है 9 दूनी 18। समझ रहे हैं, 9 दूनी 2 पॉइंट समथिंग जाएगा और यहाँ पे 3, मतलब अप्रोक्स वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का जब मान बदलता जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर तो उसका वैल्यू भी बदलते जाता है। इसीलिए तो हम लोग उसका काम नहीं करके इसका काम किए, इससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना निकल गया मेरा 5/3। ठीक है ना। चलिए सब गुना भाग ठीक है, है ना। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करके हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाल दिया I1 का। अब I1 का वैल्यू निकल गया तो इस आर्म्स में जो करंट है वो कितना है 5/3 एम्पियर। अब पूछेगा इस एम्पियर इसमें कितना है, तो I का मान कितना निकाले 10/3। तो 10/3 में से 10/3 माइनस कितना करेंगे 5/3 कर देंगे। यहाँ का वैल्यू कितना निकल जाएगा 3 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 - 5 यानी कुल मिला के 5/3। मतलब यहाँ भी हमारा वैल्यू निकल गया 5/3 एम्पियर का करंट यहाँ भी निकल गया। इस तरीके से इस आर्म्स में पूछेगा तो ये तो मान 0 ही है, तो I का मान हमको पता है। मतलब प्रत्येक में इसका मान 0 हो गया, इसमें वैल्यू निकाल दें तो हमको क्या चल रहा है पता कि प्रत्येक आर्म्स में कितना करंट है वो हमको पता चल गया।
तो इस तरीके से अब इसमें एक आध रेजिस्टेंस और भी जोड़ा जा सकता था, तो जितना हम जोड़ेंगे उस तरीके से इसके वैल्यू को निकालते हुए चले जाएंगे और वैल्यू निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अगर प्रत्येक आर्म्स का भी पूछेगा तब भी हम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अनबाइलेंस होता तो यहाँ पर IG का मान जो हम 0 कर रहे थे, IG का मान 0 नहीं करते और फिर उसका सॉल्यूशन करते। समझ गए? तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से प्रत्येक आर्म्स में आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस तरीके से आपको केवल यही पूछेगा कि 4 गो आर्म्स दिया रहेगा, 3 गो का मान पता रहेगा, चौथा का मान क्या होगा। आपसे पूछेगा कि ये दे देगा, अगर इसमें करंट का जो मान है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पूछेगा तो पूछेगा कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है। वोल्ट दिया रहेगा तो पूछेगा कि इसमें टोटल करंट कितना है ना। Yes. इस तरीके का ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इससे ज्यादा आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, खासकर बोर्ड के लेवल से और मेडिकल के लेवल से इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो पोटेंशियोमीटर या व्हीटस्टोन ब्रिज 2 बचा हुआ है, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज, जो अगले वीडियो में ये दोनों क्लास को हम आपको बता देंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है और इस पर कैसे न्यूमेरिकल रहते हैं। आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।